हेलो स्टूडेंट्स, द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 ये आपका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वह जाके पार्ट नंबर 1 देख लीजिए। स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि इस एक्ट का नाम आपका द राजस्थान एक्साइज एक्ट है। ठीक है, ये होल ऑफ राजस्थान पे लागू होता है क्योंकि राजस्थान का आपको पता है लोकल लॉ है, इसलिए हमने डेफिनेशन देखी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें हमने देखा कि एक्साइज कमिश्नर होता है, एक्साइज ऑफिसर और जॉइंट एक्साइज कमिश्नर, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट, ये सब डिपार्टमेंट इसमें होते हैं। हमने इसमें देखा अपील जाती हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट। चैप्टर नंबर 4 मैन्युफैक्चर पोजेशन एंड सेल के बारे में बात की थी। एंड चैप्टर नंबर 5 आपकी ड्यूटी और फीस के बारे में जो बताता है आपको। ओके, तो आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 बात करता है लाइसेंस, परमिट एंड पासिस। आपको पता है कि जो हमें लीकर्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए और पासिस चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 31 फॉर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, कि लाइसेंस का क्या फॉर्म और क्या कंडीशन होना चाहिए। तो फर्स्ट है इसके अंदर कि जो कि आपकी प्रिस्क्राइब की गई है अथॉरिटी के द्वारा, कि जो आपके अथॉरिटी ने बता दिया उस फॉर्मेट में वह होगा। ठीक है, देन हमें कैसे मिलेगा लाइसेंस आपका? हम अगर फीस पे करेंगे तो हमें लाइसेंस मिल जाएगा, अगर कोई फीस उसके अकॉर्डिंग पे करने वाली होती है तो। जो भी रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाई गई है उसे हमें फुलफिल करना है। जिस फॉर्म में उसको पर्टिकुलर्स दिए हुए उस फॉर्म में हमें वो पर्टिकुलर्स फिल करने हैं, और जितने पीरियड्स के लिए आपको लाइसेंस प्रोवाइड करने का प्रावधान है उतने टाइम के लिए ही आपको लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, और ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? रूल्स एंड रेगुलेशंस वो डिसाइड करेंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन नंबर 32 सेविंग ऑफ लाइसेंस इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। लाइसेंस अंडर रिपील्ड एक्साइज एक्ट, जो एक्साइज एक्ट के अंदर आपके रिपील्ड हो गए हैं, इस एक्ट के आने से पहले जो आपका एक्साइज एक्ट था जो कि अब रिपील्ड हो चुका है। ठीक है, जो भी लॉ या एक्साइज एक्ट जो अब रिपील हो चुके हैं उसमें जितने भी हमने लाइसेंस आपके इशू किए थे, जितने भी लाइसेंस हमने आपके इशू किए थे उस लॉ के अंदर, तो वो सब आपके कैसे रहेंगे? रिमेन इन फोर्स रहेंगे, वो अभी भी लागू रहेंगे जब तक हम उसे क्या नहीं कर देते, जब तक हम उसे कैंसिल, सस्पेंड या विड्रॉ या सरेंडर नहीं कर देते तब तक वह आपके वैलिड रहेंगे। ठीक है, तब तक वह आपके वैलिड रहेंगे जब तक हम उन्हें कैंसिल, सस्पेंड, विड्रॉ या सरेंडर नहीं कर देते तब तक। ओके, सेक्शन नंबर 33 पावर ऑफ अथॉरिटी ग्रांटिंग लाइसेंस टू रिक्वायर एक्सटिंक्शन ऑफ काउंटर पार्ट एग्रीमेंट एटसेट्रा। जो आपके अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है? वो कह सकती है कि आप काउंटर पार्ट, जो एग्रीमेंट का जो काउंटर पार्ट है उस पर आप क्या कीजिए? साइन कीजिए। ठीक है, उस पर काउंटर पार्ट पे भी आप हमें साइन करके दीजिए। साथ में आप हमें जो भी आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट करने वाली पड़ी है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कीजिए। ओके, ये सब वह उस क्या कह सकते हैं आपको। ठीक है, काउंटर पार्ट एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कह सकते हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 34 पावर टू कैंसल एंड सस्पेंड लाइसेंस। अब पावर है किसकी? कैंसिल करने की और सस्पेंड करने की। ठीक है, तो ये आपके प्रोविजंस दिए हुए हैं। अगर इसके अंदर आपके वो फॉल करता है लाइसेंस तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, जो कि रिस्ट्रिक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है। ठीक है, द अथॉरिटी ग्रांटिंग एंड लाइसेंस परमिट और पासिस अंडर दिस एक्ट में सस्पेंड और कैंसिल, कि जिसके पास अथॉरिटी है उस लाइसेंस को ग्रांट करने की, जैसे हमारे एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर ग्रांट करके देते हैं आपको लाइसेंस, तो इन्हीं पर्सन के पास अब अथॉरिटी है इन्हें कैंसिल करने की। ठीक है, जिनके पास ग्रांटिंग की अथॉरिटी है, पावर है ग्रांट करने की, उनके पास ही पावर है कैंसिल और सस्पेंड करने की। तो वो देखेंगे इफ़ इट इज़ ट्रांसफर्ड और सबलेट बाय द होल्डर विदाउट द परमिशन ऑफ अथॉरिटी।
अगर हमने किसी को अपना लाइसेंस दे दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है या सबलेट कर दिया है, ठीक, किसी को उधार दे दिया है, किराए पे दे दिया है, तो वह चीज़ें अब क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगा वो लाइसेंस। अगर आपने परमिशन नहीं ली ऐसे ट्रांसफ़र करने के लिए, आपने परमिशन लेके ट्रांसफ़र किया है तो कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर आपने परमिशन लिए बिना आपने क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। कोई भी ड्यूटी और फ़ी अगर पेएबल है और वो आपने पे नहीं की, ठीक है, सिंपल बात है कि जो ड्यूटी आपको पे करनी थी वो आपने पे नहीं की, वो इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ द बाय द होल्डर, अगर कोई ऐसी कंडीशन इम्पोज थी जो कि माननी थी लेकिन आपने उसका कंडीशन का क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, आपने इस कंडीशन को का उल्लंघन कर दिया है, ठीक है, किन किन के द्वारा उल्लंघन किया गया है आपका, तो इसके अंदर पर्सन इंक्लूड है आपके, या तो वो खुद जो होल्डर है वो, या उसका सर्वेंट, ठीक है, इनके द्वारा या फिर उनके एजेंट के द्वारा, या एनीवन एक्टिंग ऑन दिस बिहाफ, यानी उनके एजेंट के द्वारा, या तो वो खुद पर्सन उसने कंडीशन का ब्रीच किया है या उसके सर्वेंट ने या उसके एजेंट ने कंडीशन का ब्रीच किया है, तो अब हम आपके लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप दोषी पाए जाते हैं, अगर आप दोषी पाए जाते हैं, किसके अंदर दोषी पाए जाते हैं, आप पाए जाते हैं दोषी रिवेन्यू एक्ट्स के अंदर, ठीक है, रिवेन्यू और एक्साइज लॉ जो आपके होते हैं, इस एक्ट के अंदर, या फिर कोई और रिवेन्यू एक्ट है आपका जिसके अंदर पनिशमेंट कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए आप पनिशमेंट के हकदार है, ठीक है, जो एनडीपीएस एक्ट है आपका, उसका डेंजरस ड्रग एक्ट जो कि अब एनडीपीएस एक्ट हो गया उसके अंदर, ठीक है, उसके सेक्शंस ये आपको दिए हुए आईपीसी के सेक्शंस, इसके अंदर अगर आप लाइबल माने जाते हैं, जो कि अब आपकी बीएनएस के अकॉर्डिंग हो गई है सेक्शन, लिख लीजिए आप अपने बेरक में 345 का सब क्लोज 3 एंड 346, यह बीएनएस की आपकी सेक्शंस हो गया, इसमें अगर आप फॉल करते हैं तो फिर आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। दो एक्ट की बात की है इन्होंने, डेंजरस ड्रग एक्ट की, रिवेन्यू एक्ट, एक्साइज एक्ट एंड इंडियन पिनल कोड, इन सब में अगर आप फॉल करते हैं या इनमें से किसी एक में भी, तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रांटी ऑफ द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, उसने रिटर्न में किया है, आपको एप्लीकेशन लगाई है, अगर एप्लीकेशन लगाई गई है ग्रांटी के द्वारा ऐसी जिसके पास एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है, तो अब आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैंसिलेशन और सस्पेंशन एंड विड भी हो सकता है, कंडीशन अगर आपने लाइसेंस की परमिट की जो कि फुलफिल नहीं की गई है, तो आपके कैंसिलेशन और सस्पेंशन भी हो सकता है, इच्छा पे अगर वो चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर ये चाहा तो वो अपनी इच्छा पे भी आपका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई लाइसेंस परमिट या पास बाय एनी पर्सन इज कैंसल्ड, कैंसिल हो जाता है सब सेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, तो फिर क्या होगा इसके अंदर, अगर जब आपके पास एक लाइसेंस आपका हमने कैंसिल कर दिया, तो अगर आपके पास कोई और लाइसेंस भी है, ठीक है, कोई सेकंड लाइसेंस भी आपके पास है जो कि आपके इन एक्ट्स के अंदर आता है, तो वो भी आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 35, इसके अंदर एक पॉइंट और है कि कोई भी जो लाइसेंसी है आपके, जिसके पास लाइसेंस है, तो वह क्या कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता कि उसकी फ़ीस रिफ़ंड की जाए, उसको कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी, ठीक है। एक बार उसका लाइसेंस अगर रद्द हो गया है तो कोई भी जो फ़ीस है उसकी रिफ़ंड नहीं की जाएगी, वो क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 35, फर्दर पावर टू कैंसिल लाइसेंस, हमारे पास और पावर भी है कि हम लाइसेंस को रद्द कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर पावर टू कैंसिल लाइसेंस। 34 के अलावा अगर कोई और ग्राउंड भी आपके आते हैं तो हम उसको 35 के अंदर आपके कैंसिल कर सकते हैं लाइसेंस को। 34 के ग्राउंड्स तो अलग है, उसके अलावा अगर कोई और ग्राउंड्स आते हैं आपके, तो हम उसको क्या कर देंगे, आपका कैंसिल कर देंगे, कितने दिन के अंदर, 15 डेज़ के अंदर, ठीक है। हम आपको टाइम देंगे कि आप 15 डेज़ के अंदर अपनी पेमेंट जो आपकी पेमेंट ड्यू है उसको करें। अगर आप नहीं करते हैं तो हम आपको 15 डे के ख़त्म होने के बाद एक नोटिस देंगे, और या फिर नोटिस के साथ ही बिना नोटिस के भी हम आपको लाइसेंस क्या कर सकते हैं,
कैंसिल कर सकते हैं। ओके, फिर वही बात की गई है कि अगर आपका लाइसेंस हम कैंसिल करते हैं और कोई भी फीस आपने एडवांस में पे की है, डिपॉजिट की गई है, तो वो शेल्फी, तो अब हम उसको फीस को क्या कर देंगे, आपके रिफ़ंड कर देंगे डिडक्शन करने के बाद। जितना भी स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा है उसके खर्चे को डिडक्ट करने के बाद आपकी वो फीस क्या हो जाएगी, आपको रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है। सरेंडर ऑफ लाइसेंस टू सेल बाय रिटेलर। सरेंडर क्या होता है, देखो कैंसिल तो कौन कर रहा है, अथॉरिटी कर रही है। अथॉरिटी जो है आपकी जैसे स्टेट गवर्नमेंट या फिर एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर जिसने उसको इशू किया है, वही उसको कैंसिल कर सकती है। लेकिन सरेंडर होता है जब जिस पर्सन के पास लाइसेंस है और वो खुद चाहता है उसको छोड़ना, तो वह क्या कर सकता है, सरेंडर कर सकता है। इसके लिए वह क्या करेगा, 1 मंथ का नोटिस देगा रिटर्न के अंदर। ठीक है, लिखित में वह नोटिस देगा और इसके एक्सपायर होने के बाद, लिखित नोटिस एक्सपायर होने के बाद उसका लाइसेंस हम जो एक्साइज कमिश्नर है उसको देगा वो ये नोटिस, और एक्साइज कमिश्नर को नोटिस देने के 1 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, आपका लाइसेंस सरेंडर कर लिया जाएगा। ठीक है। इसके लिए जितनी फीस है आपकी पेमेंट हो जानी चाहिए, पेमेंट ऑफ द फीस भी हो जाना चाहिए आपका। ठीक है। इसके अंदर वो फीस भी आपकी इंक्लूड होगी। ठीक है। इतना फीस, जितना फीस है वो क्या कर देना चाहिए, आपका कैंसिल हटा दिया जाएगा। और अगर हमने कोई बिडर अपॉइंट किया है, कोई बिडर या टेंडर अपॉइंट किया गया है, तो उनकी जो बिडिंग और टेंडिंग का चार्ज आया है वो भी आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। 37 नो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस और कंपनसेशन ऑन डिटरमाइनिंग और नॉन रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस क्लेम्ड। नो पर्सन जिसका लाइसेंस क्या हो गया है, अब हमने कैंसिल कर दिया है तो उसका लाइसेंस अब रिन्यू नहीं होगा। अगर उसे रिन्यू कराना है अपना लाइसेंस, जैसे आपको पता है कि जो हमारे लाइसेंस होते हैं उनको हम रिन्यू कराते हैं, तो इस एक्ट में रिन्यू कराने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर एक बार आपके लाइसेंस का टाइम पीरियड पूरा हो गया है तो फिर आपको न्यू लाइसेंस के लिए ही अप्लाई करना होगा। ओल्ड लाइसेंस को आप रिन्यू नहीं करा सकते। ठीक है, ओल्ड लाइसेंस को रिन्यू कराने का कोई प्रावधान नहीं है, आपको नया लाइसेंस इशू करना होगा, दोबारा वो सारी प्रोसेस करनी होगी। ठीक है। नो पर्सन टू हुम लाइसेंस हैज बीन ग्रांटेड क्लेम एनी टू रिन्यू ऑफ सच लाइसेंस और टू एनी क्लेम कंपनसेशन डेटरमेंट और नॉन रिन्यूअल देयरफॉर। ठीक है। टेक्निकल इरेगुलरिटीज इन लाइसेंस। टेक्निकल इरेगुलरिटीज इन लाइसेंस। अगर लाइसेंस बनाते समय कोई आपकी टेक्निकल इरेगुलरिटीज आ गई है, टेक्निकल डिफेक्ट आ गए हैं, ठीक है, इरेगुलरिटी या ओमिशन हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाइसेंस इनवैलिड हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाइसेंस इनवैलिड हो गया है, वो अभी भी वैलिड रहेगा। और ये डिसीजन किसका होगा, एक्साइज कमिश्नर का डिसीजन होगा कि वो देखेगा कि डिफेक्ट टेक्निकल है, इरेगुलरिटी है, जो ओमिशन है, ये सारे डिसीजन आपका इलेक्शन कमीशन एक्साइज कमिश्नर का होगा। ओके। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7, जनरल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजंस, ठीक है। मेजर्स, वेट, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। जब कि कोई आपका एक्साइज ऑफिसर है, ठीक है, या कोई भी लाइसेंस होल्डर है, अगर वो जो अपने पास यूज़ करता है टूल्स मेज़र करने के लिए, माप तोल के जितने भी वो साधनों का यूज़ कर रहा है, वो क्या होने चाहिए, आपके पहले गुड कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, जितने भी मेज़र, वेट और इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ कर रहा है तो वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। और गुड कंडीशन में है या नहीं है, ये कौन बताएगा, एक्साइज कमिश्नर के द्वारा बताया जाएगा कि अगर आपके पास इस टाइप की आइटम है तो ऐसे ऐसे ये गुड कंडीशन में होगी। ठीक है। When such measure, weight, instrument have been prescribed on the requisition of any excise officer duly empowered in that behalf at any time to measure excise article in his possession in such manner as the said excise officer may require। और जब आपके एक्साइज ऑफिसर कहेंगे तब वह उनका यूज़ करेगा। ठीक है, उनकी जांच करने के लिए जब एक्साइज ऑफिसर मांगेंगे तो उनको वो देना होगा। नेक्स्ट है आपका रिकवरी ऑफ एक्साइज रिवेन्यू। जो आपका एक्साइज रिवेन्यू है, अगर हम उसको रिकवरी करने जाएँ, ठीक है, जो आपका राजस्व है उसकी रिकवरी कैसे होगी, उसकी रिकवरी वैसे होगी जैसे कि वह एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू है, जैसे कि वह आपका एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू है। ठीक है, कि आपके लैंड रिवेन्यू का कोई बकाया है, जैसे हम लैंड रिवेन्यू
भूमि राजस्व का बकाया जैसे वसूल करते हैं वैसे उसका वसूल किया जाएगा। ठीक है, एक्साइज रेवेन्यू भी अब हम वैसे क्या करेंगे, वसूल करेंगे। और ये पहला चार्ज आपका किस पे लगेगा, फर्स्ट चार्ज इसका जो होगा वो है प्रॉपर्टी पे लगेगा। ठीक है, जिस पर्सन ने वो अमाउंट पे नहीं किया उसकी प्रॉपर्टी पे पहला चार्ज लगेगा, मतलब पहले उसकी प्रॉपर्टी से हम ये चार्जेस वसूल करेंगे। ओके, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी लाइसेंस जो कि आपके एक्सक्लूसिवली प्रिविलेज में हमने दिया था सेक्शन नंबर 14 के अंदर, वो ना ही फॉरफिटेड किया जाएगा ना ही रीसोल्ड किया जाएगा विदा परमिशन के। ठीक है, अगर प्रॉपर अथॉरिटी उसको सेंशन देती है तभी वो फॉरफिटेड और रीसोल्ड किया जाएगा, वरना वो फॉरफिटेड और रीसोल्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 40A, स्पेशल मोड ऑफ रिकवरी। स्पेशल मोड ऑफ रिकवरी 2001 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन को। इसके अंदर क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है वो टाइम टू टाइम क्या करेंगे, नोटिस करेंगे इशू राइटिंग के अंदर। ठीक है, और भेज देंगे, किसको भेज देंगे, ये डिफ़ॉल्टर को उसके एड्रेस पे जहाँ पे वो लास्ट टाइम पता था कि हाँ ये पर्सन यहाँ रहता है, उसको वह ऐसा नोटिस भेज देंगे। और ये नोटिस आपका राइटिंग में होना चाहिए और भेजेगा कौन, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर इसको भेजेंगे। जिस पर्सन ने आपका डिफ़ॉल्ट किया है, ठीक है, उनसे वो मनी डिमांड करेगा और मनी जो डिमांड करेगा उसकी पेमेंट कहाँ पे होगी, गवर्नमेंट के खजाने में, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में होगी। और कोई भी बैंक जो अथोराइज है टू रिसीव मनी ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या कोई बैंक को हमने अथोराइज कर रखा है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसे ले सकते हैं, तो उनको ही सिर्फ पेमेंट जाएगी आपकी। ठीक है, या गवर्नमेंट ट्रेजरी में या जो कि आपके अथोराइज बैंक है उनको जाएगी। और आपके डिफ़ॉल्टर में कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होंगे, डिफ़ॉल्टर में आपके पर्सन इंक्लूड होंगे एक तो वो पर्सन खुद, ठीक है, एक तो वो पर्सन खुद और साथ में उसका श्योरिटी, जिसने पेमेंट नहीं किया वो पर्सन और साथ में उसका श्योरिटी, ये दोनों पर्सन आपके इंक्लूड होंगे किसमें, डिफ़ॉल्टर में। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन आपका सेक्शन नंबर 41, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। पावर किसके पास है रूल्स बनाने की, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ओके, ठीक है, ये आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, वही पॉइंट्स है जो हम पीछे देख के आए हैं। LMNOPP तक है आपकी ये। ठीक है, नेक्स्ट है पावर ऑफ एक्साइज चीफ एक्साइज अथॉरिटी टू मेक रूल्स। जो आपके एक्साइज कमिश्नर है उनके पास क्या पावर है रूल्स बनाने की, वो इन मैटर्स पे रूल्स बनाएंगे। मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, वेयर हाउस से रिलेटेड, लाइसेंस फीस से रिलेटेड। ठीक है, लाइसेंस की क्या कंडीशन होगी, डी नेचर स्पिरिट है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ अनफिट आइटम्स, कन्फिस्केटिंग आइटम्स डिस्पोजल, प्रोडक्शन नॉर्म्स फॉर द मटेरियल। ओके, ठीक है, इन सब पे वो क्या करेंगे, आपका रूल्स बनाएंगे, कौन, एक्साइज कमिश्नर। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8, पावर एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर। पावर और ड्यूटी ऑफ ऑफिसर नॉर्मल है। पहला, सेक्शन नंबर 43, पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है या जहाँ पे सेल की जा रही है, ठीक है, तो पावर है किसके पास, ऑफिसर के पास पावर है, एक्साइज ऑफिसर के पास पावर है, जो कि रैंक से बिलो नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो रैंक का स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है। ठीक है, तो वो रैंक के आपके ऑफिसर है या एक्साइज कमिश्नर है, उनके पास पावर है कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर वही बात कि वह डे टाइम में और नाइट टाइम में एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, और विद इन आवर्स जो उनके घंटे इंस्पेक्शन के दिए उसके अंदर करेंगे। वो सारी चीज़ों का बुक में, अकाउंट्स में, रजिस्टर में, एग्जाम में टेस्ट किया जाएगा, जितनी भी चीज़ें का उसका रिकॉर्ड रखेंगे और सीज कर देंगे। अगर कोई उनके पास मेजर वेट और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट वहाँ पाया जाता है तो उसको भी सीज कर लेंगे। ठीक है, कोई फॉल्स वेट वगैरह पाया जाता है तो उसको सीज कर लेंगे। पावर ऑफ सर्टेन ऑफिसर टू इंस्पेक्ट इन्वेस्टिगेट इनटू ऑफेंस पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन। इसके अंदर आपके पास जो है पावर टू इन्वेस्टिगेशन, अगर हम बात करें तो किसके पास है इन्वेस्टिगेशन करने की पावर, तो ऑफिसर के पास है। ठीक है, एनी ऑफिसर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने रैंक प्रिस्क्राइब किया उस रैंक के अंदर
और ये क्या यूज़ करेंगे, ये पावर यूज़ करेंगे चैप्टर नंबर 12 ऑफ CRPC की। जो पावर यहाँ पे आपको ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन को दी जाती है इन्वेस्टिगेशन की पावर, वही इन्वेस्टिगेशन की पावर यहाँ पे हम इनको देंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 आपका इन्वेस्टिगेशन से बात करता है। तो इन्वेस्टिगेशन की पावर जो आपके ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाती है, वही पावर हम आपके ऑफिसर ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट को पावर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये नॉर्मल सेक्शंस है, आप इसको थोड़ी भी पढ़ के इसको आप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 45, पावर ऑफ अरेस्ट, सीजर एंड डिटेंशन। पावर किसके पास है, अरेस्ट करने की, सीज करने की और डिटेन करने की। ठीक है, तो ऑफिसर, यहाँ पे स्टूडेंट नेम देखिए, ऑफिसर ऑफ एक्साइज, पुलिस, सॉल्ट, कस्टम, नारकोटिक, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर है उन सबके पास पावर है आपके पावर टू सीज करने की। ठीक है, और ये अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट भी। विदाउट वारंट ये क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, या किसी भी आर्टिकल को क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। सीज कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल को। ठीक है, अगर हम बात करें किसके पास पावर है वारंट इशू करने के लिए, सर्च और अरेस्ट, अगर सर्च और अरेस्ट करना है तो हमें वारंट चाहिए होता है। तो वारंट आपके कौन इशू कर सकते हैं, तो आपके एक्साइज कमिश्नर, मैजिस्ट्रेट, एक्साइज ऑफिसर, ये सब क्या कर सकते हैं, आपके वारंट इशू कर सकते हैं। ठीक है, एक्साइज कमिश्नर, मैजिस्ट्रेट और एक्साइज ऑफिसर आपके वारंट इशू कर सकते हैं। इशू वारंट फॉर द अरेस्ट और वारंट फॉर द सर्च, दोनों तरह के ये कर सकते हैं आपका इशू वारंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि विदाउट वारंट कब सर्च किया जाएगा। तो आपके जो ऑफिसर है एक्साइज डिपार्टमेंट के, जो कि रैंक से बिलो नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने आपके प्रिस्क्राइब की है उस रैंक से अगर वो बिलो नहीं है, तो वो विदाउट वारंट भी आपका अरेस्ट कर सकते हैं जब उनको लगता है। विदाउट वारंट भी सर्च कर सकते हैं जब उनको लगता है कि जो ऑफेंडर है आपका, उसके पास अपॉर्चुनिटी है क्या करने की, कि वो एस्केप कर सकता है, भाग सकता है, या फिर वह एविडेंस को छुपा सकता है। अगर हम वारंट लेने गए तो तब तक, ठीक है, तो हम विदाउट वारंट भी एक बार उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर रिलेटिंग टू अरेस्ट, सर्च एक्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं अरेस्ट की और सर्च की, तो कौन सा प्रोसीजर आपका फॉलो किया जाएगा, तो आपका CRPC का प्रोसीजर या फिर जो BNSS का प्रोसीजर है आपका, वो फॉलो किया जाएगा। क्या कहते हैं CRPC का प्रोविजन आपका, कि अरेस्ट और सर्च आपका रिपोर्ट हो जाना चाहिए विद इन 24 आवर्स। जो भी आपका सर्च किया गया है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर हम रिपोर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, कोई भी आर्टिकल या जो पर्सन हमें मिला है उसको हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें फॉर ट्रायल। ओके, वही सब प्रोविजंस है जो हम CRPC में पढ़ते आए हैं। इसके अंदर एक पॉइंट ऐड ऑन किया गया है आपका, कि जो आपके प्रोविजंस CRPC के 162 के अंदर लिखे हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, वो आपके यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 49, मॉडिफाइड एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कोड। जैसे जो आपके सीरियस ऑफेंस होते हैं, सेक्शन 54 इस एक्ट का जो सेक्शन 54 है, 54B है, 54D, 56 जो है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो हमने जो आपकी CRPC के प्रोविजंस है उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम लेंगे, जब आप CRPC पढ़ते हैं या CPC पढ़ते हैं, CRPC पढ़ते हैं, BNSS पढ़ते हैं, तो वहाँ पे 60 और 90 डेज की कस्टडी का प्रावधान है। लेकिन इसके लिए, इस एक्ट के लिए हम इस कस्टडी को बढ़ा के 120 और 180 डेज की कस्टडी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है, जो कि आपके सीरियस ऑफेंस है सेक्शन 54, 54B, 54D एंड 56 का। ठीक है, तो यहाँ पे 120 और 180 डेज की कस्टडी है। एंटिसिपेटरी बेल भी हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, सेक्शन 438 के अंदर जो आपकी एंटिसिपेटरी बेल दी जाती थी वो भी नहीं देंगे। ये टाइम लिमिट भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, और बेल तभी दी जाएगी जब आपको PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दी है हमने सुनने की। ठीक है, उनको बता के ही बेल दी जाएगी। नेक्स्ट है आपके ड्यूटी ऑफ ऑफिसर ऑफ सर्टेन डिपार्टमेंट टू रिपोर्ट ऑफेंस
एंड टू असिस्ट एक्साइज ऑफिसर। नॉर्मल है, जो कि ऑफिसर है आपके पुलिस, साल्ट, कस्टम, लैंड रेवेन्यू, नारकोटिक्स, इन सब डिपार्टमेंट के जो कि आपके ऑफिसर हैं। अगर उनकी नॉलेज में कोई आता है तो वह क्या करेंगे, ऑफिसर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट को क्या करेंगे, आपके रिपोर्ट करेंगे और उन्हें असिस्ट करेंगे। ठीक है। 51 ड्यूटी है आपकी लैंड लॉर्ड्स की। जो आपके लैंड लॉर्ड है, सरपंच है, लैंडलॉर्ड है, पंच है, पंचायत है, अगर इन सबको, विलेज हेड या विलेज अकाउंटेंट, इन सब पर्सन को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इस इन्फॉर्मेशन में इनकी ड्यूटी है कि वो क्या करे, वो इन्फॉर्म करे। ठीक है। नोटिस दे किसको, मजिस्ट्रेट को या फिर एक्साइज, पुलिस, कस्टम, नारकोटिक्स, लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट, इनमें से किसी भी के भी ऑफिसर को क्या कर दे, ये नोटिस दे दे। ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल 6। हर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का ये क्या ड्यूटी है कि वो क्या करे, टेक चार्ज, वो चार्ज ले और उनको सेफ कस्टडी में रखे। ठीक है। जब तक मजिस्ट्रेट का आपका ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक, या फिर जब एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक वह उन्हें क्या करे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की ड्यूटी है कि वो उसे अपने पास सेफ रखे। ठीक है। उसको प्रॉपर सील करके रखे आर्टिकल्स को, और सैंपल उनमें से अगर सैंपल ले रहे हैं कोई तो उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ करके देखे, सील पैक करके उसको। पावर टू क्लोज शॉप्स फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस। अगर कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, डीएम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नोटिस आ गया है ऐसा कि किसी शॉप को, किसी इलाके की, किसी एरिया की किसी शॉप को बंद रखना है। ठीक है। अगर वो बेनिफिट है किसके लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक में शांति बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर उस शॉप को बंद रखा जाएगा। अगर उनको लगता है कोई बलवा या फिर कोई दंगे फसाद हो रहे हैं, अनलॉफुल असेंबली हुई है, तो भी वो क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट, किसी भी क्लास के मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास या पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल हु इज प्रेजेंट मे सच शॉप टू बी केप्ट क्लोज फॉर द पीरियड। ठीक है। तो कोई भी क्लास के मजिस्ट्रेट एंड नेक्स्ट है आपके पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल की रैंक से अबव क्या कर सकते हैं, ऐसी शॉप्स को बंद करा सकते हैं। और अगर किसी के पास लाइसेंस है तो वो बिना मजिस्ट्रेट पुलिस का उनको ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो बिना इनके ऑर्डर्स के भी शॉप्स को बंद करा सकते हैं। अगर किसी पर्सन के पास लाइसेंस है, उन्हें लगता है कि रियोट और अनलॉफुल असेंबली वहाँ पे कमिट हो रही है तो। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। स्टूडेंट इसके लिए आप अपना अलग से मतलब कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है। इन पेनल्टीज के लिए सेक्शन नंबर 54 हम बात करते हैं पेनल्टी फॉर अनलॉफुल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, पोजेशन। अगर कोई पर्सन आयत निर्यात, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, कब्जे में रखता है चीज़ें, तो उसको पेनल्टी लगाई जाएगी सेक्शन नंबर 54 के अंदर, और वो रख रहा है इसको अनलॉफुल तरीके से। ठीक है। तो वही बात है जो आप प्रीवियस पढ़ के आए थे, इम्पोर्ट कर रहा है, कल्टीवेट कर रहा है, उगा रहा है, या फिर डिस्टिलरी, स्पोर्ट्स स्टिल, ब्रेवरी, ये सारी चीज़ें वो का काम कर रहा है। ठीक है। यूटेंसिल्स, बर्तन का यूज़ कर रहा है, रिमूव कर रहा है कोई ऐसे एक्सेसिबल आर्टिकल्स, बोतल में उनको फील कर रहा है, या फिर ताड़ी के विच से वो यूज़ कर रहा है, तो क्या होगा, उसको इम्प्रीजमेंट दी जाएगी आपके 6 मंथ से लेके 3 साल तक की। ठीक है। ये आप लिख लीजिए साथ में, 6 मंथ से 3 साल की, साथ में 20,000 का फाइन, जो कि 5 टाइम से ज़्यादा का भी हो सकता है लॉस से। देखिए क्या लिखा है, 6 मंथ से 3 साल का। ठीक है। 3 years। देन फाइन लगाएंगे तो 20,000 का फाइन से लेकर 5 गुना, 5 टाइम्स हो सकता है लॉस से। जितना लॉस हो उसका या तो 5 गुना फाइन या 20,000 का, इन दोनों में जो भी हाई है वो लगेगा। ठीक है। इन दोनों में जो भी हाई है उसको लगाएंगे। ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, शैल बी पनिश। ठीक है। ओके। अब अपने बे एक्ट में हाईलाइट कर लीजिए। अगर कोई क्वांटिटी आपकी अब पाई जाती है 50 बल्क से ज़्यादा, 50 बल्क लीटर से अगर ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती हैं, तो उस पर्सन को इम्प्रीजमेंट होगी 3 साल की, 3 साल से 5 साल, और ये 3 साल से 5 साल,
20,000 या फिर 10 टाइम्स ऑफ क्या 10 टाइम्स ऑफ लॉस, इन दोनों से जो भी हाई है वो, ठीक है, इन दोनों से जो भी हाई है वो 3 years 5 years और ओके। सेक्शन नंबर 54A, अगर कोई पर्सन आपका ओनर है, ठीक है, ओनर है किसका, एनिमल का, क्राफ्ट का, जो भी वो मोटर व्हीकल्स लेके जा रहे हैं या जो भी मीन्स यूज हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसका जो ओनर है shall be guilty shall be deemed to be guilty of such offense and such owner shall be liable to proceed against and punishment accordingly। तो वो पर्सन भी आपका क्या माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा ऑफेंस के लिए, ठीक है, उस पर्सन पे भी सज़ा इम्पोज की जाएगी जब तक कि कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं रहता कि नहीं वो इन्वॉल्व नहीं था। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ वो इन्वॉल्व नहीं था तो फिर कोई उस पर नहीं होगी। अगर कोर्ट को लगता है कि वो इन्वॉल्व था तो उस पर भी सज़ा आपकी लगाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन नंबर 54B। हम केसेस देखते हैं कि अडल्ट्रेशन के कारण जो आपके लीकर्स के अंदर ऐसे जहरीले मतलब कि ड्रग्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं कि वो अडल्ट्रेट हो जाते हैं, ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही नहीं रहते, तो उनके लिए पेनल्टी क्या लगाई जाएगी, ठीक है। हूएवर मिक्स, जो पर्सन उसके अंदर मिक्स कर रहा है, ठीक है, और ये परमिशन दे रहा है मिक्स करने की, परमिट टू मिक्स एनी लिकर, इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स, एनी नोशियस सब्सटेंस which is likely to causing disability or grievous hurt or death to human being, ठीक है। तो ये सारे पर्सन आपके इसमें आएंगे, जो पर्सन मिक्स कर रहा है या जो पर्सन परमिशन दे रहा है मिक्स करने की, क्या मिक्स करने की, या तो लिकर या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जो कि आपकी ह्यूमन लाइफ के लिए नॉशियस है, ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा है, कोई डिसेबिलिटी आ रही है, ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, कठोर उपहति हो रही है, या फिर आपके मृत्यु कालित हो रही है उस ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अब पनिशमेंट क्या होगी, अगर ऐसे एक्ट से आपके, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए अलग से, अगर उस एक्ट से क्या कोज हो रहा है, डेथ कोज हो रही है, तो पेनल्टी लगेगी 2 years, जो कि आपकी LI तक, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकती है। फाइन जो आपका 1 लाख से लेके 10 लाख तक का हो सकता है, ठीक है, 10 लाख का तो हो सकता है। डेथ है तो ये होगा। नेक्स्ट, अगर डिसेबिलिटी या फिर ग्रीवियस हर्ट कोज हो रहा है उससे, तो इम्प्रिजमेंट 2 years से LI, स्टूडेंट आप अपने बेरक से चेक करते रहना, ठीक है। फाइन 50,000 से 5 लाख, ओके, इतना क्या लगे फाइन और इतनी इम्प्रिजमेंट लगाई जाएगी। ये दो केस हो गए आपके, डेथ और डिसेबिलिटी और ग्रीवियस हर्ट की। और अगर कोई और एनी अदर केस है, अदर केस में आपके इम्प्रिजमेंट 1 साल से 1 ईयर से 1 ईयर से लेके 10 years तक, फाइन 50,000 से लेके 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख, 2.5 लाख, ओके, पॉइंट है ये। ओके जी, 2,50,000। वही सेम बात इन्होंने नेक्स्ट कही है, अगर किसी की ड्यूटी थी, ये तो हमने ऊपर देखा, पहला सब सेक्शन देखा कि किसी पर्सन ने मिक्स किया, ठीक है। अगर किसी पर्सन की ड्यूटी थी उसे रोकने की, टू प्रिवेंट करने की, लेकिन वो प्रिवेंट नहीं करता, उसका लोप कर जाता है, ओमिट कर जाता है, किसी ड्यूटी है कि वो ऐसा कार्य ना करने दे, सोसाइटी में ना होने दे, और वो ऐसे अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तब भी उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और स्टूडेंट जो पनिशमेंट हमने ऊपर देखी है वही पनिशमेंट यहाँ पे आपकी है, डेथ के टाइम पे, डिसेबिलिटी के टाइम पे और एनी अदर केस के टाइम पे, ठीक है, पनिशमेंट आपकी सेम ही है। थर्ड पॉइंट है फॉर पोजेसिंग अडल्ट्रेटेड लिकर ड्रग्स नोइंगली। अब किसी के पास अडल्ट्रेटेड लिकर है या फिर इंटॉक्सिकेटेड ड्रग है, उसने उसका कब्जा कर रखा है, ठीक है, उसने उसका कब्जा कर रखा है, उसको पता है कि हाँ ये अडल्ट्रेटेड है, तो क्या होगा, तो फाइन है आपका इम्प्रिजमेंट लगेगी
1 ईयर से लेके 10 ईयर्स तक की, और फाइन लगेगा अप टू, कहाँ तक, अप टू 1 लाख, 1 लाख तक का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। और ग्रीवियस हर्ट की अगर मैं बात करती हूँ डेफिनेशन की, तो आपकी डेफिनेशन आपको सेक्शन नंबर 320 ऑफ इंडियन पिनल कोड में प्रोवाइड कराई गई है। ओके, नया सेक्शन में भी 115 और 116 है, ठीक है, देख लेना आप बीएनएस का। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 54C, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। जो स्टूडेंट अभी हम ऊपर देखे हैं 54B का अगर केस है, आपका 54B का केस है, तो हम पर्सन को जिसके कारण ये काम हुआ है उनको बोलेंगे कि आप कंपनसेशन पे कीजिए, आप कंपनसेशन पे कीजिए, ठीक है। और कंपनसेशन कैसे कैसे है ये मैं अलग सेपरेट नोट्स आपको बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे। अगर स्टूडेंट डेथ हुई है तो कंपनसेशन लग रहा है मिनिमम, कम से कम 3 लाख का तो लगेगा ही, ठीक है, अप टू कितना भी। ग्रीवियस हर्ट हुआ है या डिसएबिलिटी हुई है तो फाइन लग रहा है मिनिमम 2 लाख का, ठीक है, मिनिमम 2 लाख का। नेक्स्ट, अगर अदर केसेस है तो मिनिमम 20,000 का, ओके, मिनिमम 20,000 का। और अगर कोई लीकर आपकी कहाँ बेची जा रही थी, लाइसेंस शॉप, ठीक है, कोई पर्सन है जिसके पास लाइसेंस था, ऐसी शॉप पर बेचा था, तो जो लाइसेंसी है जिसके पास वो लाइसेंस था उस शॉप का, तो अब वो पर्सन कंपनसेशन पे करेगा, ठीक है, तो वो पर्सन आपका कंपनसेशन पे करेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ, अगर लाइसेंस शॉप है आपके पास तो फिर जो पर्सन के पास लाइसेंसी है वो कंपनसेशन पे करेगा। नेक्स्ट बात की गई है इसकी अपील की, इसका भी अलग से देख लीजिए नोट्स। इसके अंदर आपके पास है राइट टू अपील, आपके अपील करने का अधिकार है, राइट टू अपील है आपके पास। अपील का टाइम आपको मिला है वो है 30 डेज का, और 30 डेज कहाँ से, जब से ऑर्डर आया, फ्रॉम द ऑर्डर से 30 दिन का समय है आपके पास अपील करने का, ठीक है। और कंडीशन है कि आप जब अपील में जब आप जाएंगे तो जितना कंपनसेशन अमाउंट आप पे इम्पोज किया गया उसको पहले आप कोर्ट में पेड करेंगे, ठीक है, पहले आप उतना कंपनसेशन का अमाउंट कोर्ट में पेड करेंगे, कोर्ट को देंगे, उसके बाद ही आप अपील में जा सकते हैं, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट चाहे तो वह अपील के प्रोविज़न को, मतलब अपील के पीरियड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वैसे तो 30 डेज़ का था पीरियड, पर अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और अपील कहाँ जाएगी, आपकी हाई कोर्ट में जाएगी, ठीक है। रेफर एंड अपील टू हाई कोर्ट में अपील आपकी जाएगी 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट है आपका 54D। स्टूडेंट अब ये आगे छोटे छोटे आपके सेक्शंस है, ठीक है। अगर 54D कहते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर हमने की है, ठीक है, षड्यंत्र किया है क्रिमिनल, तो उसकी पेनल्टी क्या होगी, पेनल्टी वही होगी जो उस ऑफेंस के लिए मिलती है आपको, सेम एज द ऑफेंस। आपको पता है हमेशा कॉन्स्पिरेसी की जो पनिशमेंट होती है वो सेम ही होती है, सेम वे एज द ऑफेंस कमिटेड, ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की अगर बात की जाए तो सेक्शन 120A ऑफ इंडियन पेनल कोड बात करता है आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। नेक्स्ट है 55। अगर कोई क्या कर रहा है, अनलॉफुली सेलिंग टू पर्सन, कोई 18 साल से कम का व्यक्ति है, उसको, चाइल्ड है, ठीक है, उसको कोई सामान क्या कर रहा है, हम बेच रहे हैं, या फिर हमने चिल्ड्रन और वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दी है। हम पीछे देख के आए सेक्शन 22 के अंदर कि हम इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, और अगर हम उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो क्या है, तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। अगर हम उनसे बिक्री करा सेक्शन नंबर 22 के अंदर, उनको काम दे रहे हैं सेक्शन नंबर 23 के अंदर, एम्प्लॉयमेंट करा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको फाइन लगेगा
जो कि फ़ाइन होगा आपका, एडिशन फ़ाइन होगा आपका 500 रुपीज़ का। ठीक है, वो जो अदर पेनल्टीज़ है वो तो लगनी है, अदर पेनल्टीज़ तो आप पे लगनी है, प्लस में आप पे एडिशन फ़ाइन लगेगा ₹500 का। ठीक है, 500। ये इंसर्ट किया था आपका 2007 के अंदर। ओके। सेक्शन 56, कोई पर्सन जो डी नेचर स्पिरिट बना रहा है, रेंडर कर रहा है, ठीक है, या उसका पोजेशन कब्जे में लेके बैठा है, उसको पोजेशन में लेके बैठा है, तो उस पर्सन को क्या है, आपका इम्प्रीजमेंट आएगी 2 साल से 5 साल की, 2 ईयर से 5 ईयर्स की, और फाइन आएगा 2 लाख का। ठीक है, और अगर हर बल्क लीटर पे, ठीक है, और जितनी एक्सेस क्वांटिटी पे वो बना रहा है उसके हर क्वांटिटी में 5000 का प्लस होगा। ठीक है, इन दोनों से कोई भी हायर है तो वो इम्पोज किया जाएगा 5000 ऑन बल्क क्वांटिटी। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 57, पेनल्टी फॉर पोजेशन ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल अनलॉफुली इम्पोर्टेड। अगर किसी ने क्या किया है, इम्पोर्ट किया है, बाहर से मंगवाया है, ठीक है, एक्सेसिबल आर्टिकल, और कोई पर्सन उसका कब्जा करके बैठा है तो कितना फ़ाइन है आपका, इम्प्रीजमेंट है उसकी 6 मंथ से लेके 3 साल की, ठीक है, 3 ईयर्स की। फ़ाइन है आपका 20,000 का, सेम जो ऊपर देखा था 20,000 का फ़ाइन, और 5 टाइम्स किसका, लॉस ऑफ एक्साइजेबल ड्यूटीज़ का। ठीक है, जितना एक्साइजेबल ड्यूटीज़ पे उसने लॉस किया उतने का 5 टाइम्स 20,000 का, इनमें जो भी हायर है वो, इन दोनों में जो भी हाई है वो इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 58, पेनल्टी फॉर सर्टेन एक्ट्स बाय लाइसेंसी और हिज सर्वेंट। अगर कोई लाइसेंसी और सर्वेंट है वो क्या करते हैं, वो फेल हो जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, डेटा उनका डिमांड था उसको क्या कर देते हैं, वो फेल कर देते हैं, और नोट प्रोड्यूस इन सेक्शन 54, या फिर उसमें अडल्ट्रेशन करते हैं, या फिर उसमें कुछ भी वो गड़बड़ी करते हैं, या फिर कंडीशन को नहीं फॉलो करते। ठीक है, 3 चीज़ें अगर वो नहीं करते हैं तो इन पे फाइन इम्पोज किया जाएगा। फाइन होगा आपका 500 से लेके 5000 तक का। ठीक है, 500 से लेके 5000 तक का फाइन इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 58A, पेनल्टी फॉर अडल्ट्रेशन एक्सेट्रा बाय लाइसेंसी वेंडर और मैन्युफैक्चरर। अब जो पर्सन आपके लाइसेंस वेंडर हैं, ठीक है, जिनके पास लाइसेंस है, वैसे मैन्युफैक्चरर है या वैसे वेंडर है, सेल करने वाले पर्सन है जो लाइसेंस है जिनके पास, अब वो अडल्ट्रेशन कर रहे हैं तो इन पे अगर वो पहली बार ऑफेंस करते हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तो उनको इम्प्रीजमेंट है 1 साल से लेके 3 साल का, फर्स्ट टाइम अगर वो है तो। ठीक है, फाइन है 10,000 से लेके 3 लाख का। ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की बात हमने की है, पहली बार वह अपराधी है तो। सेकंड है, अगर वह सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है तो इम्प्रीजमेंट है 2 से 5 साल की सज़ा, और फाइन है आपका 50,000 से लेके 5 लाख का। ठीक है, 50,000 से 5 लाख तक का आपका फाइन है। इसके अंदर अलग अलग पॉइंट लिखे हुए हैं इन्होंने कि वो इंटॉक्सिकेटेड सोल्ट करते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स, इंटॉक्सिकेटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, नोशियस ड्रग्स अगर वो बेचते हैं तो। अगर फॉरेन लिकर वगैरह जो बेचते हैं, इंडियन लिकर को फॉरेन लिकर बना के बेचते हैं, ठीक है, काउंटरफेट करते हैं, पैकेजिंग वगैरह किसी का भी अगर वो काउंटरफेट करते हैं, फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क लगा के उस पर काउंटरफेटिंग करते हैं तो इसमें इंक्लूड होगा। और वो अगर काउंटरफेट करते हैं आपका लेबर और कोक्स का, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी इंक्लूड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 59। सेक्शन नंबर 59, पेनल्टी फॉर कंजप्शन, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेनल्टी फॉर कंजप्शन इन केमिस्ट शॉप एक्सेट्रा।
कि कोई पर्सन केमिस्ट की दुकान पे बैठा है, मेडिकल पे बैठा है, मेडिकल पे बैठ के वो ऐसे प्रोडक्ट का या तो कंजप्शन करा रहा है या बेच रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल्स को क्या करा रहा है, कंज्यूम करा रहा है ऐसे प्रोडक्ट। तो केमिस्ट और ओनर पे, तो जो केमिस्ट है आपका मेडिकल वाला है वो, या फिर जो उसका ओनर है वो, उन पे इम्प्रीजमेंट लगाई जाएगी 3 मंथ से लेके, ठीक है, 3 मंथ तक की इम्प्रीजमेंट लगाई जाएगी। फाइन 1000 रुपीज़ का फाइन लगाया जाएगा। और जो पर्सन ऐसा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, जो ऐसे ड्रग्स का कंज्यूम कर रहा है, उस पर लगाया जाएगा फाइन अप टू 200 तक का फाइन उस पर लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 60 पेनल्टी फॉर एक्साइज ऑफिसर रिफ्यूजिंग टू डू ड्यूटीज। हमने एक्साइज ऑफिसर को क्या किया, एक्साइज ऑफिसर अब क्या कर रहा है, ड्यूटी करने से मना कर रहा है। एक्साइज ऑफिसर हु विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज सीज और रिफ्यूज टू परफॉर्म और सच विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द ड्यूटीज, अपनी ड्यूटी करने से मना कर रहा है तो हम उस पर लगाएंगे 3 मंथ तक का जुर्म इम्प्रीजमेंट, और फाइन लगाया जा सकता है 500 तक का, या दोनों, 3 मंथ 500 या बोथ। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 61 पेनल्टी फॉर एक्साइज ऑफिसर मेकिंग वैशियस सर्च एक्सेट्रा। किसी आपके एक्साइज ऑफिसर ने वैशियस सर्च किया है, ठीक है, कोई गलत सर्च किया है, फ्रॉडली सर्च किया है, 3 मंथ तक का इम्प्रीजमेंट या 500 तक का जुर्माना फाइन या बोथ। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 61A पेनल्टी फॉर सर्टेन एक्ट्स अमिशन बाय एक्साइज ऑफिसर। कुछ एक्ट्स करने थे एक्साइज ऑफिसर को पर वह नहीं करते हैं तो उन पे लगेगा 3 मंथ, 3 मंथ से 1 ईयर तक का इम्प्रीजमेंट। ओके, लेकिन इसके लिए पहले हमें स्टेट गवर्नमेंट की आपकी परमिशन लेनी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी ऐसे पेनल्टी लगाने से पहले। 62 पेनल्टी फॉर ऑफेंस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड। जो पेनल्टी कहीं और नहीं लिखी हुई है, अगर हमें वो पेनल्टी लगानी है तो 200 तक का हम उस पर फाइन लगा सकते हैं। ठीक है, 200 तक का उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट ऑफेंस बाय कंपनी। अगर कोई कंपनी ऑफेंस करता है तो, अगर कोई कंपनी ऑफेंस करता है तो वो कंपनी और जो उसका इंडिविजुअल है वो दोनों लायबल होगा इसके अंदर। ठीक है, इंचार्ज ऑफ और रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी, तो ठीक है, वो दोनों हेड और पर्सन इंचार्ज ये भी लाइबल होंगे। ब्रांच यूनिट के जो है ये सब इसके अंदर ऑफेंस के लिए लाइबल होंगे। कंपनी का मतलब क्या है इसके अंदर, कंपनी का मतलब है कोई आपका कॉरपोरेशन या फिर कोई फर्म या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। डायरेक्ट का मतलब है अगर फर्म की बात की जाए तो पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाय लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और वेंडर और ही सर्वेंट। अगर कोई लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर है, जिसके पास लाइसेंस है, ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर है, वेंडर है या कोई सर्वेंट है, ठीक है, अगर वो फ्रॉड करता है तो, फ्रॉड किया उसने तो 3 मंथ से लेके इम्प्रीजमेंट 3 मंथ तक का, ठीक है, और 500 रुपये तक का जुर्माना, 3 मंथ और 500 रुपीज़। ठीक है, प्लस है यहाँ पे, देखिए इसके 3 मंथ प्लस 500 का फाइन। ठीक है, सेक्शन 64 मैन्युफैक्चर सेल और पोजेशन बाय वन पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ अदर। अगर किसी पर्सन ने किसी और के मतलब कि कोई और पर्सन के बिहाफ पर उसने पोजेशन कर रखा है, ठीक है, और जो जिस पर्सन ने पोजेशन कर रखा है सब ये मान के चल रहे हैं कि भाई हाँ इसके पास जो पोजेशन है वो सही है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो लाइबिलिटी अब इम्पोज होगी जो अनलॉफुल मैन्युफैक्चर उसके ऊपर। जो आपका अनलॉफुल मैन्युफैक्चर है ना, जो अनदर पर्सन है, अब वो लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए। 65 बात करता है अटैम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। अगर कोई अटैम्प्ट करता है तो उतना ही सज़ा मिलेगी जितनी पनिशमेंट ऑफेंस के लिए मिलती थी। जितने ऑफेंस के लिए हम पनिशमेंट देते थे उतना ही हम पनिशमेंट देंगे उसके अटैम्प्ट के लिए भी। एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट की अगर बात की जाए,
अगर पनिशमेंट बढ़ाने की बात करी जाती है तो जितना आपका पहली बार उसको पनिशमेंट दी गई थी उसका ट्वाइस दिया जाएगा। जितनी पहली बार पनिशमेंट दी गई थी उसका अब ट्वाइस दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम जो उसकी पनिशमेंट है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 66A। 66A बात करता है सिक्योरिटी फॉर एब्स्ट्रैक्टिंग फ्रॉम कमीशन ऑफ ऑफेंस। अगर किसी पर्सन से 66A हमने किसके साथ पढ़ा था, शेड्यूल 2 के साथ। शेड्यूल 2 के साथ हमने देखा था कि वो बात करता है बॉन्ड भरवाने की, ठीक है। 66A कि बॉन्ड हमें पता है कितने टाइम का होगा, 3 साल से ज़्यादा का बॉन्ड नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग। 3 साल से ज़्यादा का बॉन्ड हम नहीं भराएंगे 66A के अंदर, वही बात की आपकी करता है। ओके, और CRPC की जो प्रावधान है वो इस पर फॉलो किया जाएगा। एन ऑर्डर अंडर दिस मे आल्सो मेड एन अपीलेंट कोर्ट और बाय हाई कोर्ट व्हेन एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ रिवीजन। जबकि कोई भी कोर्ट, आपकी अपीलेंट कोर्ट या हाई कोर्ट जब एक्सरसाइज करी है रिवीजन की पावर, तब वहाँ पे भी वो बॉन्ड अपना इशू करवा सकती है, ठीक है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, क्रेडिट ऑफ फाइन टू एक्साइज डिपार्टमेंट। अब ऐसे मामलों को आपका क्या माना जाएगा, नो मैजिस्ट्रेट शैल टेक कॉग्निजेंस। कोई भी मैजिस्ट्रेट आपका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। नो मैजिस्ट्रेट कोई भी इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज ऑफिसर और आपके टैक्स कमिश्नर जो थे वो, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ टैक्स कमीशन, वो ही क्या कर सकते थे, कॉग्निजेंस ले सकते थे। ओके, 68 प्रिजम्पशन। क्या प्रिजम्पशन मान के चलेंगे, हम शैल प्रिज्यूम मान के चलेंगे कि जिस पर्सन ने ये ऑफेंस किया है वो शैल प्रिज्यूम मान के चलेंगे कि हाँ उसने वो ऑफेंस किया है, ठीक है, शैल प्रिज्यूम मान के चलेंगे। सेक्शन नंबर 69, व्हाट थिंग आर लायबल टू कन्फिस्केटिंग। हम किस चीज़ों का को जब्त कर सकते हैं, किस चीज़ों को हम जब्त कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। हम एक्साइजेबल आर्टिकल्स को, टूल्स को, स्टील यूटेंसिल, इम्प्लीमेंट्स, अपैरेटस, मटेरियल, जो भी आपके एक्साइज आर्टिकल्स हैं इन सबको क्या कर सकते हैं, कन्फिस्केट कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको जब्त करके डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। और ये कौन डिसाइड करेगा, मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि क्या ये आपके लाइबल है कन्फिस्केशन के लिए या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 70, पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर टू कमाउंट ऑफेंस। अगर हमको क्या करना है, ऑफेंस की सज़ा को कम करना है तो किसके पास पावर है, आपकी एक्साइज ऑफिसर्स के पास पावर है, जिसमें आपके एक्साइज कमिश्नर आएंगे और आपके एनी अदर एक्साइज ऑफिसर आएंगे, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। वो एक्साइज कमिश्नर या जो ऑफिसर है आपके क्या करेंगे, ये एक अमाउंट सम ऑफ मनी लेंगे, ठीक है। सम ऑफ मनी कितना लेंगे, 5000 या फिर 10 टाइम्स किसका, 10 टाइम्स जितना भी एनुअल लाइसेंस फीस है उसकी, एनुअल लाइसेंस फीस है उसकी 10 टाइम्स, या फिर 2 टाइम्स किसका, एक्सक्लूसिवली प्रिविलेज जो उनका अमाउंट है, ठीक है, ऑफ लिकर का। इनमें से किसी कोई भी अमाउंट वो लेके क्या कर सकते हैं, ऑफेंस को आपको कंपाउंड कर सकते हैं, ऑफेंस को कम कर सकते हैं, ठीक है, सेटल कर सकते हैं ऑफेंस को। ये लिखो 5000, 10,000 ऑफ एनुअल लाइसेंस फीस और नॉट मोर देन 2 टाइम्स ऑफ एक्सक्लूसिवली प्रिविलेज अमाउंट इन केस। ओके, इन सब को लेके वो आपके ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं। परंतु अगर क्या होगा, कभी ऐसा हुआ कि जो ये ऑफिसर्स है इनके द्वारा ही अगर कोई आपका ऑफेंस किया जाता है तो फिर ये ऐसे अमाउंट नहीं लेंगे, ठीक है। सीरियस ऑफेंस है अगर सेक्शन नंबर 54 के, तो भी वह कंपाउंड नहीं किए जाएंगे आपके। कहाँ गया, सेक्शन नंबर 54 के जो आपके सीरियस ऑफेंस है तो वो भी कंपाउंडेबल नहीं है आपके, ठीक है।
वंस द पेमेंट इज मेड द अक्यूज्ड इज डिस्चार्ज एंड नो फर्दर एक्शन टेकन। जब एक बार उसका क्या कर दिया हमने, पेमेंट ले ली, सम ऑफ मनी हो गई है, तब हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे और उसके ऊपर फर्दर कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी आपकी। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर, चैप्टर 10 मिसलेनियस, 71, 72, 73 एंड 74। ओके। एक्सेम्पशंस। एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस क्या है कि अगर कोई आपके बोनाफाइडली मतलब गुड फेथ के अंदर कोई मेडिकेटेड आपका आर्टिकल है, तो ठीक है, कोई मेडिकल यूज़ के लिए कोई आर्टिकल है, किसके द्वारा किया जा रहा है, डॉक्टर के द्वारा, केमिस्ट के द्वारा या डिस्पेंसरी के द्वारा, तो वो इस एक्ट के अंदर आपके नहीं आएंगे। ठीक है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने आपके किसी आर्टिकल को एग्जम्प्ट कर रखा है, छूट दे रखी है, तो वह भी इसमें नहीं फॉल करेंगे इस एक्ट के अंदर। कोई कंडीशन या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो वो भी इसके अंदर नहीं फॉलो आउट करेगा। इन सब के रूल्स एंड रेगुलेशन को ऑफिशियल गैजेट में आपके इम्पोज किया जाएगा। बार ऑफ सर्टेन सूट, नो सूट प्रोसीडिंग अदर मे लाइन अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन। अगर वो गुड फेथ में काम करता है तो स्टेट गवर्नमेंट या और किसी पर्सन के खिलाफ कोई भी आपका सूट नहीं लगेगा। ठीक है। और लास्ट, पावर एक्सेसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक्साइज कमिश्नर क्या करेंगे, जो पावर इस एक्ट के अंदर दी गई है उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट, हमारे ये था आपका एक्साइज एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट। आई होप आपको समझ आया हो। एंड स्टूडेंट, जो इसकी जो पेनल्टीज है उसके आप सेपरेट अपने टेबल्स बना लीजिए, ताकि आप इसको फटाफट याद कर सके। और जो जो लाइनें मैंने आपको हाईलाइट कराई है, सिर्फ उसको पढ़ लीजिए आपको। ठीक है। पूरा बेयर एक्ट पढ़ने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको मेरी ये क्लास सीरीज पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।